नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उनकी 75 साल की जीवन यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, अहम है। उनकी पूरी जीवन यात्रा पर हम लाए हैं एक खास सीरीज। आपको एक एक कर उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में बताएंगे। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला शख्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचता है, ये कितना प्रेरणादायी है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आइए देखते हैं उनके शुरुआती दौर का वो पहला हिस्सा जो उनके बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक पहुंचने से जुड़ा है। इस हिस्से में उनके बचपन का संघर्ष है, पारिवारिक जीवन का त्याग है और राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर देने का जज्बा है। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की कहानी से। दिनांक 17 सितंबर 1950। आज से ठीक 75 साल पहले की ये तारीख हालांकि बाकी तारीखों की तरह ही सामान्य थी, लेकिन किसी को तब ये नहीं पता था ये तारीख बाद में भारतीय इतिहास की यादगार तारीख के रूप में दर्ज हो जाएगी। ये वो तारीख है जब गुजरात के छोटे से शहर बड़नगर में रहने वाले दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो बाद में आगे चलकर न केवल भारत का प्रधानमंत्री बना बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर भी मशहूर हुआ। हीराबेन की कोख से जन्म लेने वाला ये बालक कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। 5 भाइयों और 1 बहन वाले परिवार में नरेंद्र अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। सोम भाई मोदी और अमृत भाई मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई हैं, जबकि उनसे छोटे उनके भाई प्रहलाद मोदी, फिर इकलौती बहन वसंती बेन और सबसे छोटे भाई पंकज मोदी हैं। नरेंद्र का बचपन काफी अभावों के बीच गुजरा। उनके पिता दामोदर दास की बड़नगर स्टेशन में चाय की दुकान थी, जहां नरेंद्र भी उनका हाथ बटाते थे। घर की खराब आर्थिक स्थिति के चलते गुजर बसर के लिए उनकी मां हीराबेन को लोगों के घर में बर्तन तक मांजना पड़ता था। अब जब हम छोटे थे तो when we were small, गुजारा करने के लिए what वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, we used to clean the पानी dishes, भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। must have और gone ये through. सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, And that's not just the case भारत with में Narendra Modi. ऐसी लाखों माताएं In India, there are hundreds and thousands of women like that, hundreds and thousands of mothers like that, जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना Mothers पूरा जीवन आहूत कर दिया। sacrificed their entire lives. नरेंद्र मोदी की शुरुआती पढ़ाई बड़नगर के BN हाई स्कूल से हुई। यहाँ से उन्होंने हाई सेकेंडरी तक की पढ़ाई की। बचपन में लोग उन्हें प्यार से नरिया कहकर बुलाते थे। उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक नरेंद्र मोदी को एक ऐसे छात्र के रूप में याद करते हैं जो शरारती तो थे लेकिन शिक्षकों की काफी इज्जत करते थे। वे पढ़ाई में औसत थे लेकिन उन्हें देश दुनिया में होने वाली हलचलों की पूरी जानकारी रहती थी। देश के प्रति लगाव के चलते नरेंद्र बड़ा होकर सेना में भर्ती होना चाहते थे, जिसके लिए वो जामनगर स्थित सैनिक स्कूल से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा रखते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते ऐसा हो नहीं सका। वहीं देश और समाज की सेवा करने का उनका जज्बा कायम रहा और अपने इसी जज्बे के चलते उन्होंने महज 17 साल की उम्र में 3 जून 1967 को अपना घर छोड़ दिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। अपने आप को जानने समझने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक पथ पर चलने का फैसला किया और इस दौरान उन्होंने हिमालय, ऋषिकेश, रामकृष्ण मिशन समेत कई धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों पर अपना समय गुजारा। आध्यात्मिक प्रवास के दौरान संतों ने उन्हें समझाया कि बगैर संन्यास धारण किए भी राष्ट्र की सेवा की जा सकती है, जिसके बाद उन्होंने संन्यास धारण करने का फैसला त्याग दिया और वापस गुजरात लौट आए। इसी बीच सन 1967 में 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का ब्राह्मणवाड़ा में रहने वाले चिमनलाल मोदी की 16 वर्षीय बेटी जसोदाबेन के साथ धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह कर दिया गया।
सांसारिक जीवन में बांधने के लिए नरेंद्र मोदी का विवाह तो करा दिया गया, लेकिन राष्ट्र और समाज सेवा के प्रति अपने लगाव के चलते ये वैवाहिक बंधन उन्हें बांध नहीं सका और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। हालांकि वे 8 साल की उम्र से ही बाल स्वयंसेवक संघ के तौर पर आरएसएस की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। तब शायद ही किसी को ये गुमान हुआ हो कि यही बाल स्वयंसेवक बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पूर्णकालिक प्रचारक बनकर न केवल राष्ट्रवाद की अलख जगाएगा, बल्कि एक युगांतरकारी राजनेता के तौर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नरेंद्र मोदी के पूरे जीवन में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। केवल 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गए। शाखा से शुरू हुआ ये सफर आरएसएस के प्रचारक तक जा पहुंचा और आरएसएस के इसी कनेक्शन ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने में मदद की। तो कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को रचा और गढ़ा, इस रिपोर्ट से आप समझें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सन 1925 में की थी। ये महज संयोग की बात है कि 2025 में इस वर्ष जब संघ अपने 100 साल पूरे कर रहा है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के 75 वसंत पूरे कर रहे हैं। संघ और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में बड़ा गहरा नाता है। पीएम मोदी संघ की तपशाला में तपे हुए साधक हैं। आरएसएस से उनका पहला परिचय महज 8 साल की आयु में हुआ था, जब वो अपनी चाय की दुकान पर दिन भर काम करने के बाद आरएसएस के युवाओं की स्थानीय बैठक में भाग लिया करते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात संघ के तत्कालीन प्रचारक वकील साहेब के नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मण राव इनामदार के साथ हुई और फिर मोदी संघ के करीब आ गए। नरेंद्र मोदी 20 साल के हुए तो वे गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और संघ के सक्रिय स्वयंसेवक बनकर काम शुरू कर दिया। फिर संघ में ही ऐसी लगन लगी कि नरेंद्र मोदी 1972 में संघ के प्रचारक बन गए और संघ कार्य में ही जुट गए। इसी दौरान उन्होंने राजनीति विज्ञान में अपनी डिग्री पूरी की। एक प्रचारक के तौर पर उन्हें गुजरात भर में घूमना पड़ता था। 1973 में नरेंद्र मोदी को सिद्धपुर में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई। यहां वो संघ के शीर्ष अधिकारियों से मिले। फिर इसी बीच आता है एक नया मोड़, जिसने नरेंद्र मोदी को संघ के प्रचारक के साथ साथ एक जुझारू संघर्षशील नेतृत्व के तौर पर नई पहचान दी। दरअसल इस समय कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन चरम पर था। गुजरात आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1974 में संघ की ओर से उन्हें एबीवीपी की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने इसे बाखूबी निभाया। अपने जोशीले भाषण और संगठनात्मक कौशल के चलते गुजरात में आंदोलन को नया मुकाम मिला। इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में जब जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद आए तो नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन इसी बीच 1975 में देश में आपातकाल की विभत्स त्रासदी आई।
जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। पूरा देश एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया। उस दौरान देश भर में लोक संघर्ष समितियां बनी। संघ ने आपातकाल के प्रतिरोध में पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान मोदी ने पूरी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारी संभाली। वो महज 25 साल में गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव बने। आपातकाल लागू होने के बाद सेंसरशिप और दमन आम बात हो गई थी। मोदी अक्सर पहचान से बचने के लिए तरह तरह के भेष धारण करते थे। आपातकाल के दौरान वे भगवा वस्त्र पहने, स्वामी जी और पगड़ी पहनकर सिख की वेशभूषा में रहे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने संघ के स्वयं सेवकों के साथ गुप्त बैठकें आयोजित की और भूमिगत साहित्य के प्रचार का जोखिम भरा काम किया। अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने सूचना देने के लिए रेलवे नेटवर्क का उपयोग शुरू करवाया। वे संविधान, कानून और कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों से संबंधित सामग्री गुजरात से रवाना होने वाली ट्रेनों पर लोड करते और इससे बड़े कम समय में देश के कई हिस्सों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचने लगी। उन्होंने गुजरात न्यूज लेटर और साधना पत्रिका से लेखों के संग्रह का समन्वय किया, जिन्हें बाद में बीबीसी जैसे मंचों के माध्यम से प्रसारित किया गया। आखिरकार असंख्य बलिदानों और प्रतिरोध के बाद 1977 में देश को आपातकाल से मुक्ति मिली। इसी के साथ नरेंद्र मोदी को एक नई पहचान मिलनी शुरू हुई। 1977 में युवाओं के प्रतिरोध प्रयासों पर चर्चा के लिए उन्हें मुंबई आमंत्रित किया गया, जहां उनके कार्यों को हर किसी ने सराहा। आपातकाल के दौरान उनके अथक प्रयासों के चलते उन्हें दक्षिण और मध्य गुजरात के संभाग प्रचारक के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्हें आपातकाल के दौरान संघ के अनुभवों के दस्तावेजीकरण का काम सौंपा गया। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने संघ के इस महत्वपूर्ण काम को पूरी निष्ठा से निभाया। आगे चलकर सन 1978 में नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के अपने अनुभवों को अपनी पहली पुस्तक संघर्ष मां गुजरात में दर्ज किया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने उस पुस्तक का विमोचन किया। इस किताब की देश भर में चर्चा हुई। पीएम मोदी अब भी देश को आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाते रहते हैं। वे लोकतंत्र को बचाए रखने के महत्व पर आज भी जोर देते हैं। हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। संघ के प्रचारक के तौर पर उनकी भूमिका निरंतर बढ़ती गई। 1980 के दशक में प्रारंभ में गुजरात में उनकी यात्राएं जारी रही। उन्होंने राज्य के हर तालुके, हर गांव का दौरा किया, जिसने उनके अनुभवों को काफी समृद्ध किया। इसी के साथ संघ में उनके दायित्व बढ़ते गए। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नरेंद्र मोदी मां भारती की उपासना में गतिमान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बारी है उनके जीवन के अगले पड़ाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ प्रचारक होने के साथ साथ जब बीजेपी में बतौर संगठन मंत्री काम करना शुरू किया तो इस दौरान उन्होंने एक नई लीक बनाई और कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया को संदेश दिया। एक नजर उनकी यात्राओं पर। लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रचारक के तौर पर संगठन में लगातार अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे थे। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता को देख बतौर संगठन मंत्री 1987 में गुजरात बीजेपी में भेजा गया और अब शुरू हुआ
नरेंद्र मोदी की नई भूमिका का आगाज। वो तारीख थी 25 सितंबर 1990 की, जब भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राम रथ यात्रा का शुभारंभ किया। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए शुरू की गई इस यात्रा में नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्रभारी के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्राओं से पीएम मोदी का गहरा नाता है, इसीलिए जब 11 दिसंबर 1991 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से एकता यात्रा की शुरुआत की गई, उस यात्रा में मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कुशल प्रबंधक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही साथ थे। वैसे ये कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि कश्मीर में आतंकवाद के उस दौर में ये यात्रा एकता और अवज्ञा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। लेकिन एक ही धुन जय जय भारत का सपना पाले देशभक्त निडर आगे बढ़ते गए। इसी दौरान 23 जनवरी 1992 को आतंकवादियों ने फगवाड़ा में एकता यात्रा के लिए कश्मीर जा रहे यात्रियों की बस पर अटैक किया और श्रीनगर की दीवारों पर लिख दिया कि जिसने अपनी मां का दूध पिया वो लाल चौक पर आकर तिरंगा फहराए, अगर वो जिंदा लौटा तो हम उसे इनाम देंगे। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त ये चुनौती स्वीकार की। इस यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और फिर 14 राज्यों से निकली एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर पूरी हुई। यहां मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी समेत दर्जनों भाजपा नेताओं ने भारतीय झंडा फहराते हुए भारत माता का जय घोष किया और दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत विभाजन और आतंक की ताकतों के विरुद्ध मजबूती से खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के उसी संकल्प को 2019 में कश्मीर से धारा 370 खत्म कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का परिचय दिया। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। कुल मिलाकर संघ की वीर प्रसूता माटी में तपे और संस्कारित नरेंद्र मोदी ने एक स्वयं सेवक से लेकर प्रचारक और फिर बीजेपी में उन्हें जब जिस भूमिका में रखा गया उस भूमिका में स्वयं को सिद्ध किया। नवीन मानक गढ़े और राष्ट्रीयता का मंत्रोच्चार करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि संघ का स्वयं सेवक हर भूमिका में प्रभावी नेतृत्व के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब तक आपने नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर उनका आरएसएस कनेक्शन, संगठन में उनकी महती भूमिका के बारे में एक रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको बताते हैं एक राजनेता के रूप में कैसे नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में अपने आप को एक मोदी ब्रांड के तौर पर स्थापित किया। तारीख 7 अक्टूबर 2001। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। ये तारीख उस लम्हे की गवाह बनी जब नरेंद्र मोदी संघ प्रचारक की भूमिका छोड़कर एक राजनेता के तौर पर अपनी नई शुरुआत कर रहे थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गांधीनगर से राजपथ पर जो अपने कदम बढ़ाए थे वो प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निर्वात जारी है।
मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के पहले तक उनकी छवि संघ के कार्यकर्ता के रूप में थी। हालांकि संघ का कोई सीधा वास्ता राजनीति से नहीं रहता, लेकिन एक प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी संघ के साथ काम करते हुए राजनीति का ककाहरा सीख रहे थे। बिना कोई प्रशासनिक अनुभव हासिल किए सीधे मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने के पीछे संघ प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी की ओर से दिखाई गई काबिलियत ही प्रमुख आधार बनी। संघ के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने गुजरात में बीजेपी की जड़ें और मजबूत करने का काम किया। 2001 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो प्रदेश में निराशा और हताशा के हालात थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बने महज 3.5 महीने हुए थे और प्रदेश दंगों की भेंट चढ़ गया, जिसकी शुरुआत 27 फरवरी 2002 को गोंधरा में हुए अग्निकांड से हुई थी। बिना किसी राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव के उन्होंने दंगों पर लगाम लगाकर अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि 2002 में गुजरात में हुए दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया और इस समय के उनके काम की आलोचना भी हुई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म राजा के लिए, शासक के लिए, प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। इसके बाद उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम राज्य के गंभीर जल संकट को दूर करना और इसकी पंगु अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। मोदी ने यहाँ सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की, जो जल संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित एक क्रांतिकारी पहल थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कठोर परिश्रम, अनुशासन और अपने अडिग संकल्पों के चलते वो जनता में काफी कम वक्त में ही लोकप्रिय हो गए। तभी तो गुजरात की जनता ने उन्हें 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में अपार समर्थन दिया और गुजरात बीजेपी का अभेद गढ़ बन गया। लगातार 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने गुजरात को देश में नई ऊंचाई दी। विकसित राज्यों की श्रेणी में गुजरात को अव्वल बना दिया। उनके विकास के मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने कई मील के पत्थर पार किए, जिसके बदौलत वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। 2014 के आम चुनाव के पहले बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि देश में विकास पुरुष के रूप में होने लगी थी। तब बीजेपी आला कमान ने गुजरात के मुख्यमंत्री को ब्रांड मोदी के रूप में पेश करने का फैसला लिया और उनके चेहरे को सामने रखकर आम चुनाव लड़ा। 9 चरणों में हुए इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले और पूरा देश भगवामय हो गया। इस चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड 282 सीट मिली, यानी बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया था। बात एनडीए गठबंधन की करें तो उसे 336 सीटें मिली। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से सत्ता में रही कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राजनीतिक घराने से नहीं आते। सत्ता की सीढ़ी चढ़ने से पहले वो आम नागरिक थे। सत्ता में आते ही उन्होंने अंगद की तरह ऐसा पैर रखा कि जिससे बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के सिंहासन डोल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये वो दौर था जब देश में तत्कालीन मनमोहन सरकार के प्रति पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पर थी। देश की जनता बदलाव के मूड में थी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। पीएम मोदी का ऐसा जादू चला कि 10 साल तक सत्ता के सिंहासन पर राज करने वाली कांग्रेस तिनके की तरफ बिखर गई। – 2014 में अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले के नारों के साथ शुरू हुआ चुनावी कैंपेन। बीजेपी की विजय रैली में मोदी मोदी के नारों के साथ खत्म हुआ।
अब वो तारीख आ गई जिसका बीजेपी कार्यकर्ता दशकों से पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कार्यकाल की शुरुआत की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री के बजाय खुद को प्रधान सेवक बताया और प्रधानमंत्री बनते ही जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली राजनीति की शुरुआत की। पीएम मोदी का पहला कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। मोदी के नेतृत्व में 2014 के चुनावी नतीजों को देखते हुए 2019 ब्रांड मोदी पर बीजेपी ने भरोसा जताया। चुनावी कैंपेन से लेकर नारों में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही दिखाई दिए। इस बार अब की बार फिर मोदी सरकार और मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे दिए गए। ब्रांड मोदी का जादू ऐसा चला कि साल 2014 का अपना पुराना रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ दिया और रिकॉर्ड 303 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। वहीं बीजेपी गठबंधन को कुल 354 सीटें दी और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि विपक्ष ने इस चुनाव के दौरान भाजपा को रोकने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया था, लेकिन मोदी लहर में फिर से विपक्ष साफ हो गया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में करिश्मा दिखाने वाले मोदी के लिए भी तीसरा चुनाव भी काफी अहम रहा। पिछले चुनाव में मिली 303 सीट से उत्साहित भाजपा 2024 के चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी। अब की बार, लेकिन इस बार मोदी का जादू पहले जैसा नहीं चला। हालांकि बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने में सफल हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। साथ ही लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने भारतीय राजनीति में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड ब्रेक किया। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लिए। इस तरह उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों पर लगातार प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब देश की नजर 2029 में होने वाले आम चुनाव पर टिकी है। क्या मोदी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पीएम मोदी के पूरे जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम, इस खास सीरीज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।